पेरोक्सीसोम को समझने के लिए सबसे पहले, ठीक है, तो आपको पहली बात ये समझनी है कि ऑक्सी लगा है इसके अंदर। क्या लगा हुआ है? ऑक्सी जो है लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये आगे जाके बहुत, मेटाबॉलिज्म बोलने का मतलब ये कि ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम को बस आपको यहाँ देखना ध्यान से। क्या दिख रहा है कि ऐसे ऐसे छोटे से मेम्ब्रेन में किसी चीज को हमने इंक्लोज करके रखा हुआ है। तो हमने क्यों इसको ऐसे रखा हुआ है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन से मेटाबॉलिज्म में? तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। एनर्जी मेटाबॉलिज्म बोलने का क्या मतलब है? एटीपी का प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ उसका? एटीपी का प्रोडक्शन। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है एटीपी को। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। और अगर हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे कहीं पे ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। तो ऑक्सीजन रिलेटेड जहाँ जहाँ पे जो जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें सिग्नलिंग में, बहुत सारे अदर का पार्ट में, या बहुत सारे, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एम्ब्रियोजेनेसिस, तो कहीं पे अगर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो उसको हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जैसे तुरंत कोई प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो वो ग्रोथ करेगा अपना, तो सेटलिंग ग्रोथ होगा, उसमें भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्टोमेटल ओपनिंग, कहीं पे अगर लीफ के अंदर स्टोमेटा आपको दिख रहा है तो स्टोमेटा ओपन होने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ भी क्या होगा, ये पेरोक्सीसोम जो है ये लगा होता है, ठीक है। और अगर और सिंप्लीफाई करके बोलना चाहते हैं तो इसके पास ये सारा एंजाइम प्रेजेंट क्यों होता है? कहीं भी अगर एंजाइम प्रेजेंट है दैट मीन्स कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन को वो ट्रिगर करने का काम कर रहा है। तो इसके पास जो एंजाइम है ये क्या करेगा, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो सेल में है उसको ये ब्रेक डाउन करने का भी काम करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है। समझ आया आपको? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम में कंफ्यूज करते हैं। मैं दूसरी बात भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। पेरोक्सीसोम जो अभी अभी आप सीख रहे हैं, ये जो पेरोक्सीसोम है इसकी क्या खासियत है कि ये ऐसे ही छोटा छोटा मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम है जो कि बायोपॉलीमर्स को डिग्रेड करने का काम करता है। लेकिन लाइसोसोम के बारे में भी तो मैंने यही पढ़ाया है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लाइसोसोम में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो पेरोक्सीसोम को एनर्जी मेटाबॉलिज्म के ही हिस्से में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अगर लाइसोसोम है तो उसके पास पूरे सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे उसको प्रोटीन डाइजेशन करना है तो प्रोटीएज, लिपिड डाइजेशन करना है तो लाइपेज, पॉलीसेक्राइड अगर उसको डाइजेस्ट करना है तो पॉलीसेक्राइडेज हो जाएगा, और न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियेजेस जो है, न्यूक्लियेजेस की एक स्पेशल कैटेगरी होती है एंजाइम की, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये सारा रोल है इसका। आगे बढ़े हम लोग, और कोई डाउट किसी को? समझ आया? यस। यस और मैम, कोई ये तो डाउट क्लियर किसी है। को? जी मैम। हाँ, कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैम, राइबोसोम को दो पार्ट, राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स होती हैं, दोनों हाँ टाइप के राइबोसोम्स की, तो उसमें एस यूज होता है, हाँ हाँ हाँ। 50S 30। उस एस के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया है बट वो क्लियर नहीं है, पर आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए। उसकी जो देखिए यूनिट है, स्वीट बग्स। यहाँ पे जब हम राइबोसोम्स को देखना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, तो आपने दो तरह का राइबोसोम पढ़ा है, दो तरह के राइबोसोम्स की आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। एक आपने 70S पढ़ा है, दूसरा आपने 80S पढ़ा है। कुछ हो ना हो, लेकिन एक सिंपल सी बात तो इसमें हिडन है। क्या हिडन है कि अगर हम राइबोसोम में एस लिख रहे हैं तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो हमने ऐसा मान के रखा हुआ है कि ये क्या है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। दूसरी बात,
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या है ये स्वेटबर्ग्स यूनिट है, ये जो एस यहाँ पे लगा हुआ है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें, हालांकि जब छोटी क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिर्फ उनको इतना सीखना होता है कि जो प्रोकैरियोट है वो 70s टाइप का राइबोसोम कैरी करेगा और जो यूकैरियोट्स हैं वो 80s का राइबोसोम कैरी करने का काम करेगा। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है, मेजरमेंट यूनिट है, ये क्या है, मेजरमेंट यूनिट है। तो ये स्वेटबर्ग्स यूनिट है, जैसे कैसे हम अगर पास्कल लगा रहे हैं, न्यूटन लगा रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट है। जो हम एस लगा रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 70s, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट है, तो हम क्या लगा देंगे इसके लिए, तो हमने यहाँ पे इसके लिए एस, जैसे फिजिक्स में कैसे आप पास्कल लिखते हैं ना, आप न्यूटन लिखते हैं वहाँ पे, मीटर लिखते हैं, तो अब बायो में भी तो हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एस मार्क किया है। क्या मार्क किया है हमने यहाँ पे, एस है। तो कोई आपसे पूछे कि एस क्या है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट है। तो अब इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि स्वेटबर्ग साहब ने ही इसको क्या किया, बताने का काम किया, तो हमने इसको स्वेटबर्ग यूनिट भी बोल दिया। और सेडिमेंटेशन का इसका जो रेट है, तो हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का रेट मान लिया इसको, तो हमने इसके पीछे एस लगा दिया। क्लियर है? और कोई डाउट? आगे चले हम लोग। ये पढ़ा लो। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अगर नॉर्मली हम बोले तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में बहुत सारी स्पेशल बातें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पे आता है, काउंटलेस टाइम्स आता है, और काउंटलेस टाइम्स आपको सुनने को भी मिलता है। सवाल ये उठता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है लिविंग सिस्टम में, जब कहीं भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन है तो, और कहीं पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग है तो भी, ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर मैं बिल्कुल जीरो लेवल का एग्जांपल दूँ आपको, आपको अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है, दो ग्लूकोज को अगर आपको ऐड करना है, तब भी वहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वाटर टूट के वहाँ से रिलीज होगा। बोलने का क्या मतलब है कि अगर मैंने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोल दिया तो ये कॉपीराइटेड नहीं होगा कि मैं कहाँ किस कंडीशन के लिए बोल रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ बोल रही हूँ, तो मैंने आपको एक जेड स्कीम सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको? जेड स्कीम सिखाया था, तो मैं उसमें शो करती हूँ आपको। सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन जेड स्कीम। हम जो जेड स्कीम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आखिर क्या रोल है इसका, हम अलग से स्पेशल क्यों पढ़ रहे हैं इसको, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को। तो आपके घर में टीवी देखते होंगे आप, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो टीवी जो है, अब आपने नोटिस करा होगा कि आजकल जो स्मार्ट टीवीज आते हैं, तो उसमें पहले पुराने जमाने की टीवी की तरह बटन्स नहीं होते, उसमें कहीं कोई बटन ही नहीं होता है, ठीक है। चलता कैसे, वो रिमोट से चलता है। जब रिमोट से चलता है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि उस रिमोट के अंदर से अगर बैटरी रिमूव कर दूँ मैं, तो कोई फायदा है क्या उसका? यूजलेस हो जाएगा वो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो यूजलेस है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको जेड स्कीम देखने को मिल रहा है और एक अच्छा खासा ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसको कि हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप तो उसको नहीं देने जाएंगे एनर्जी। सेम यही सारा एक्सप्लेनेशन जो है, जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्ट बताना स्टार्ट करती हूँ तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहां भी पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ मेरे समझाने का क्या मतलब है कि जो मैंने आपको ये पिछली क्लास में जेड स्कीम बताया था, तो इस जेड स्कीम के पास भी क्या खासियत है कि इसने भी तो इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बैठे हुए थे इसको एक्सेप्ट करके आगे इस पूरे जेड स्कीम में रेगुलेट कराने के लिए।
तो जेड स्कीम में जब इसको रेगुलेट कराने का काम करेंगे, तो आपने देखा था कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में डालनी है कि आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ ये सेगमेंट कराने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे चलेंगे। साइक्लिक बोलने का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ एक काम करूँ, इस सिर्फ PS1 वाले को ध्यान से देखिए, तो यहाँ से लाइट आ रहा है सो तो ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में अपना फॉस्फोराइलेशन करेगा। बोलने का क्या मतलब है? अगर मैं इसको आधा काट दूँ तो पता है क्या नजर आएगा आपको? ये देखिए, इसको देखिए, ये देखिए और ये देखिए, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आपको एक ये देखना है, और इसी में से मैंने क्या किया, हाफ पार्ट इसका यहाँ से रिमूव करके और यहाँ मैंने सेट कर दिया। तो ये हाफ पार्ट जो आपको PS1 का दिख रहा है, ये साइक्लिक फॉर्म में होगा, जो कि आगे मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पे चल रहे हैं। ये रहा। अब जब दोनों को एक साथ, अब हैरानी की बात क्या है, जब PS1 और PS2 को एक साथ एग्रीगेट करके देखेंगे, तब ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। क्यों भाई? आप जब Z बनाते हैं अल्फाबेट का, तो Z तो ओपन ही होता है, कोई O तो आप बना नहीं रहे कि O के अंदर, मतलब O को आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आपने टर्मिनेट कर दिया, और उसके अंदर क्या है, आप साइकिल घुमाते रहिए, O आप लिख लेंगे। Z अगर आपको लिखना है तो आप एक बार ऐसे Z आपने लिखा, पेन आपको उठाना पड़ेगा वहाँ पे। कोई साइक्लिक फॉर्म है नहीं कि बार बार आप रिपीट करके Z लिखते रहिए, ठीक है? तो Z स्कीम को हम नॉन साइक्लिक कहते हैं, और इसमें से अगर हाफ करके हमने हटा दिया, सिर्फ हमने PS1 रखा है, तो उसको हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक। तो इसमें से अभी मैं आपको सिर्फ ये नीचे वाला जो सेगमेंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मैं आपको यही कराने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन तो है, ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इसको पढ़े तो ये आपके दिमाग में खुद भी अराइज होगा, इसको पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलने का क्या मतलब है कि हमने बड़ी आसानी से बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लगातार बिना रुके बिना थके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन इसमें चलता रहता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब से आपका जन्म हुआ है, तब से लेके टिल डेथ तक आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा। जिस दिन किसी बंदे के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, उसकी स्टोरी वहीं ओवर हो जाती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी का एक हिस्सा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सवाल ये उठता है कि हमने तो खुद ही नाम रखा है इसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम देख रहे हैं, तो ये आ कहाँ से रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जो है, जब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन साफ सीधा सा होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। मेंशन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेड स्ट्रीम, ठीक है। आपको लिखा रहेगा वहां पे, एक ऑप्शन में PS1 है, दूसरे ऑप्शन में PS2 है, तीसरे ऑप्शन में H2O है। अगर वन वर्ड वाले में करना हो तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा। चौथे ऑप्शन में CH4 है, तो वहां पे आपको H2O को टिक करना है। अगर एक में फिजियोलॉजी बना के दिया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर, तब आपको वहां पे मार्क करना है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब आप यहाँ पे पानी को तोड़ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द जेड स्कीम, ड्यूरिंग द दिस जेड स्कीम, इलेक्ट्रॉन्स आर अचीव्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यानी कि आप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सप्लाई करने का काम करेंगे, तो ये देखिए यही बेचारा इसको सप्लाई कर रहा है। और दूसरे नीट के एग्जाम का क्वेश्चन, क्या इस पूरे इमेज में, पूरे डायग्राम में कहीं भी कोई एसोसिएशन आपको इस PS1 और इस H2O स्प्लिटिंग के बीच में दिख रहा है क्या? एक बार देखिए ध्यान से। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दिस PS1 एंड PS2? सॉरी, PS1 मैम एंड स्प्लिटिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नहीं समझे, मैंने पूछा कि क्या ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS1 से कनेक्टेड दिख रहा है आपको? यस मैम, थ्रू LHC। अभी भी नहीं समझे।
यहाँ पे अगर मैं एक लाइन डाल दूं तो इतना हिस्सा, सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा जो है, इसका कनेक्शन आपको डायरेक्ट PS1 से दिख रहा है क्या? इससे डायरेक्ट दिख रहा है नहीं क्या? मैम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछ रही मैं, डायरेक्ट पूछ रही हूँ। No, दिख रहा ma'am. है क्या? Indirectly. यही पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तो खैर, लेकिन डायरेक्टली एसोसिएशन अगर हम पूछते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेड किससे बना है, तो आप बोलेंगे आटे से बना है। मैं बोलूंगी नहीं और उसके पीछे जाओ, तो आप बोलेंगे आटा गेहूं का बना है। मैं बोलूंगी और उससे पीछे जाओ, आप बोलेंगे अच्छा एक प्लांट था उसमें हुआ था। फिर मैं बोलूंगी और उसके बैक में जाओ, तो आप बोलेंगे उसका जो सीड था वो जर्मिनेट होकर पहले प्लांट बना, फिर वो उसने वहां पे ग्रेन बनाया, फिर हमारे घर में आया, फिर हमने उसको आटे के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके उसको पाउडरी फॉर्म में किया, फिर उसके बाद हमने उसको फॉर्मुलेशन किया ब्रेड के फॉर्म में। तो डायरेक्टली अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपके घर में ब्रेड रोटी बनती है वो किसकी बनती है, तो आप गेहूं का बोलेंगे या आटे का बोलेंगे? आटे का ही बोलेंगे, गेहूं का तो कोई बोलता नहीं होगा, आटे का व्हीट का तो कोई भी नहीं बोलेगा, मूर्खी बोलेंगे लोग उसको। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे पूछा कि ये H2O जो क्वेश्चन है, मैं तभी बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको, ठीक है ठीक है, एसोसिएटेड है। अब ये सप्लाई कर रहा है तभी आगे इस्तेमाल भी करेगा PS1, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जब ये पानी यहाँ टूट रहा है, वाटर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, तो वाटर के स्प्लिट होने के बाद और यहाँ जो वाटर स्प्लिट हो रहा है, तो सबसे पहले डायरेक्टली तो इसने इसको दिया, बाद में भले यहाँ पे पासिंग द पार्सल का गेम जो है वो चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द PS2, और ये क्वेश्चन है। उसके लिए मैंने पिछली क्लास से आपको रिपीट किया है बार बार यही कि सबसे अच्छा काम क्या है कि ये जेड स्कीम है, इसका आपको डायग्राम अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है, ठीक है। इतनी बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि वैसे भी याद हो जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायरेक्टली किसके साथ एसोसिएटेड है? PS2 के साथ, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब PS2 के साथ जब एसोसिएटेड है तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, सो देखिए। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, रखने पे मत जाइए, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है पहले हम लोग उसी की बात करते हैं, ठीक है। Splitting of water, splitting of this H2O leads to formation of protons and electrons। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको प्रोटॉन भी मिल रहा है, वाटर इज स्प्लिट इनटू H+, बैलेंसिंग करके हमने 2 लगा दिया यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, तो आपके लिए, प्लांट के लिए नहीं, आपके लिए, जो कि मैं आपको शुरू से समझाती आई हूँ, तो आपके लिए नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के टाइम। हाँ, आपके लिए क्या है? नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट बेचारा क्या बोलेगा, मेरे लिए क्या है? तो प्लांट बोलेगा कि मेरे लिए तो नेट प्रोडक्ट ग्लूकोज है, जो मैं ग्लूकोज बना रहा हूँ। लेकिन आपके लिए नेट प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन, जो कि ये एक प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट तो ग्लूकोज भी बना हुआ है उसके साथ, ये तो बाय प्रोडक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन जो है जैसे यहाँ पे आया, ये एंटर हुआ PS2 में, तो इसको जरूरत है किस चीज की, कि जो PS1 है वो इसको यहाँ से कैच करके, मतलब ये पहले गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने यहाँ से एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दिया, फिर यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही रिजल्ट है कि आपको एक ATP बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। हम ATP यहाँ नहीं लिख सकते थे क्या? लिख सकते थे, क्या बुराई लिखने में? नहीं लिखा हमने। हम इस LHC के साथ नहीं लिख सकते थे क्या? लिखे। क्यों लिखे? जब बनेगा उसके साथ तभी तो हम लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे बोला कि जो NADP प्लस आयनिक फॉर्म में उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो NADPH बनेगा, तो हम ये भी लिख सकते थे कि ATP है जो है हम यही बना लेते हैं। बट जिस चीज की जो जगह है और जो चीज जहाँ बन रही है उसको वही तो मेंशन करेंगे, अपने मन से थोड़ी चलना है हमें। जैसे अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि माउथ के बाद इसोफेगस आता है, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप जबरदस्ती बोले कि नहीं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता फिर इसोफेगस आता है, तो गलत ही है।
और पोजिशनिंग वाइज भी आपको पता है, ठीक है। फूड एब्जॉर्प्शन कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर मैं पूछूं कि एटीपी सिंथेसिस किस फेनोमेना का नेट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो वो ईटीएस का है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो रिजल्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको एटीपी मिलता है। क्या मिलता है उसको? एटीपी मिलता है। मैं उतने देर से लेक्चर दे रही हूँ, आपको ये चीज़ें साधारण लग रही होंगी, बट बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आपने इसमें सॉल्व किए हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, which PS या which photo system is associated with splitting of water? The answer is PS2. PS2. Yes, answer is PS2. What is the source of electrons during Z scheme? Splitting of water. Question को उल्टा कर Splitting दिया of हमने। water. What is the product of electron transport system? ATP. Which ATP. phenomena is directly concerned with ATP production? तब ETS. इसको ETC ETS. भी बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब आपको समझने के बाद अच्छा लग रहा होगा। जो आप पहले इसको देखते थे तो लगता था क्या दे दिया ये हमें, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में। अब कम से कम इतना तो है कि आसान लग रहा होगा आपको, देख के ये बात समझ आ रही होगी हाँ कहाँ पे क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में दिया है। फाइनली बाद में क्या करना है? एटीपी जो है ना वो अल्टीमेट गोल है हमें। अगर आप अपनी बॉडी का एग्जांपल लीजिए, फिजियोलॉजी तो आपकी बॉडी में भी हो रहा है, तो आप अपनी बॉडी में जो फिजियोलॉजी करा रहे हैं या आपकी बॉडी में अभी जो फिजियोलॉजी हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा आपकी बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो एटीपी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एटीपी बन रहा है, तो कौन बनाएगा उसको? अगर एनिमल सेल के बारे में हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। अगर प्लांट सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी बनाएगा। तो जो ये एटीपी सिंथेसिस की जो घटना है, एटीपी सिंथेसिस के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। और जब हम लोग लिख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब हम उसको कर देंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। कोई दिक्कत? Photophosphorylation. हाँ, फोटो लगा देंगे उसके पहले। क्या लगा देंगे? फोटो लगा देंगे उसके पहले, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है, जो यहाँ पे पानी का जो टूटना है जो आपने देखा है, तो उसमें एक लाइन लिखिए, ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है बस उसी की बात नहीं करनी है। तो अगर हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे देख रहे हैं, आपने जो सीखा है बस उसी को नोट कीजिए, ज़्यादा मिक्सर तो नहीं जाइए। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में पहली बात जो आपने सीखी है, ठीक है, जेड स्कीम, जेड स्कीम required water, requires water by the phenomena of phenomena of splitting of water। देन मैंने आपको बोला the splitting of water, the splitting of water is associated, क्या लिखूं मैं? I'm with PS2. वेरी गुड, associated with PS2। दिख रहा है आपको साफ साफ डायग्राम, है ना? आगे भी आप जो रिएक्शन देख रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा है वाटर split into split into
और हमने जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करके रखा है H प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड यही 3 चीजें तो, चौथी चीज तो दिख नहीं रही किसी बच्चे को। और इलेक्ट्रॉन जो है यही हमें यहाँ पे मिला है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। अब ऑक्सीजन जो है, जो यहाँ पे हमने लिखा कि ऑक्सीजन भी ये बना रहा है, तो हमारे लिए, हम अपने लिए लिख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन इज द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या है, फोटोसिंथेसिस का नेट प्रोडक्ट है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है, बीच में जो बैठा हुआ है जेड स्क्रीन में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने का काम, मतलब रिप्लेस बोलने का मतलब ये है कि अगर PS1 ने PS2 से लिया तो कैसे लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसका एक तरीका था। आगे देखिए, इनडायरेक्ट में इसको लिखिए, द इलेक्ट्रॉन्स needed to replace those removed from PS1 are provided by, कौन दे रहा है उसको, PS2 are provided by, ऑब्वियस, और कोई ऑप्शन है भी नहीं बेचारे के पास, जब भी इसको देगा तो कौन देगा, PS2 देगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपको 2 मार्क्स का आएगा एग्जाम में कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन जेड स्कीम, तो आपको यही लिख देना बस। ये भी मैंने आपको बता दिया। जो आप बोलते हैं ना कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, ये चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन चाहिए, मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी बताती चल रही हूँ। आपको क्वेश्चन है, अगर मैं इन सारे पैरा के पहले या जो मैंने लिखा है उसके पहले अगर मैं लिख दूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन जेड स्कीम, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दूँ तो वही क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये समझ के फेर है कि आप कितना कैसे समझ पाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ इसके लिए, बार बार नीचे तो चला जाएगा। थोड़ा सा दिखाएं। क्वेश्चन मैंने बोला यहाँ पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन जेड स्कीम। समझ आया अब, तो ये आंसर है इसका, ये जो आपने लिखा है ये इसका आंसर होगा। आगे चलें हम लोग। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन भी आप बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, सब कुछ आप समझ सकते हैं इससे। अब एक साथ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों का ओवरव्यू, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन है उसका आप लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हमने उसमें से आधा काट के निकाल दिया तो साइक्लिक बन गया, ये क्या बन गया, ये साइक्लिक बन गया, ये है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया साइक्लिक
and non-cyclic phosphorylation. सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? आप साइक्लिक बोलिए या नॉन साइक्लिक बोलिए, बट दोनों में कॉमन सी बात क्या है, दोनों में कॉमन टर्म क्या है? फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बस, और कुछ नहीं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर मैं लिख दूं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब वो फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तब वो क्या हो जाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए फॉस्फोराइलेशन। formation of ATP is known as phosphorylation. चलिए, हो गया ये हमने फॉस्फोरिलेशन कर लिया। अब बिल्कुल आराम से, जैसे आप स्मूथली शुरू से अभी तक 0 0 0 0 0 1 2, मतलब बिल्कुल ग्रेजुअली आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए ना, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आप सीखते गए हर क्लास में, वैसे ही याद रखिए। अब एक बेसिक क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ आपको कि बिलो 10th यानी 10वीं क्लास के पहले का मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? डीएनए अगर हम सेल की बात करें तो किस किस पार्ट के पास होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के? याद कीजिए। मैम माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट। ओके। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेल चैप्टर भी मैं जब आपको कराऊंगी उसमें भी मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगी। इन दोनों को ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया को, एक क्लोरोप्लास्ट को, आप एनसीईआरटी की बुक जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक बात आपको लिखी हुई दिखेगी यहाँ पे, इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए। और डीएनए जो ये कैरी करता है, अब उसमें एक और मजे की बात क्या है, या बोले कि बच्चे जिसकी वजह से कंफ्यूज करते हैं वो पार्ट क्या है, कि जब आप अपनी बॉडी का खुद का डीएनए देखिएगा तो वो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए है, लीनियर है। लेकिन अगर आपको डीएनए देखना है किसका, अगर आपको डीएनए देखना है माइटोकॉन्ड्रिया का या क्लोरोप्लास्ट का, तो ये एडवांस सेल के अंदर बैठा होगा, फिर भी इसके खुद के अंदर जो डीएनए होगा वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। क्या बोलने का मतलब है? इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। फिर आप बोलेंगे हम सेल चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? मुझे आपको सेल चैप्टर नहीं पढ़ाना, मुझे आपको कनेक्ट करना है इस टॉपिक से। बोलने का क्या मतलब है कि मैंने आपको अभी भी बोला कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब एटीपी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। अब सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो एटीपी जो सिंथेसाइज होगा, अब आपके नीट के एग्जाम में आप बैठे होंगे कि तो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनल हैव द कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज एटीपी? एक ऑप्शन में आपको वहां पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दूसरे में लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरे में आपको लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम। आप समझ ही रहे हैं, बस आपको कंफ्यूज किया जा रहा है वहां पे। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होता है, एनिमल सेल्स के पास ये नहीं होता, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो ये क्योंकि अपना एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन किस में होगा? प्लांट्स में होगा। किस में होगा? प्लांट्स में होगा। तो क्यों होगा उसमें? क्योंकि आप तो, ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे अच्छा मुझे ना बहुत एनर्जी की कमी लग रही है, मैं काम करता हूँ, मैं 1 घंटा धूप में खड़ा होके आता हूँ। ऐसा तो आपने बोलते सुना नहीं होगा किसी को, है ना? लोग खाने की बजाय धूप में खड़े हो जाते जाके 1 घंटा, नहीं।
वो जितने खड़े होंगे उतना ज्यादा हमारे मैम अंदर प्लांट एनर्जी ही एक होगी। बार सनलाइट को स्टोर कर सकता है। हाँ ठीक है, और तो कोई कर नहीं सकता है, या एल्गी वेल्गी कुछ है, या कुछ साइनोबैक्टीरिया वगैरह की कैटेगरी है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो लाइट के प्रेजेंस में जो अपना फॉस्फोरिलेशन करेगा वो प्लांट्स में, ये आपको पता है। तो जब हम लोग यहाँ पे ये जो आपने फोटो सिस्टम्स देखा अभी अभी, जिन फोटो सिस्टम्स की हमने यहाँ पे पढ़ाई करी है, तो अभी अभी जो जेड स्कीम आपने सीखा या देखा वो नॉन साइक्लिक था। कैसा था? क्योंकि जेड बनाया हमने, ये देखिए क्या बनाया हमने यहाँ पे, जो हमने ये पढ़ाई कर रखी है, हमने क्या बनाया? जेड बनाया। अब अगर आप किसी को बोलिएगा कि ये पूरा का पूरा साइक्लिक है तो बेवकूफ़ी बोलेगा आपको। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैसा है? नॉन साइक्लिक है। तो नॉन साइक्लिक तो हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया कि किस सिस्टम के थ्रू या किस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू PS1 और PS2 इंटरकनेक्टेड है? तब आंसर हो जाएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। METS. क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा है ना, मुझे तो रटाने की जरूरत नहीं है ना इसमें। आपको तो नजर आ रहा है यहाँ पे कि PS1 और PS2 के बीच में यहाँ पे कनेक्टर का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहा है। ठीक, तो हम एक स्टेटमेंट इसको देख के तो हम लिख ही सकते हैं ना, टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब जेड स्कीम में हमने क्या देखा? ये पूरा जेड स्कीम के बारे में जो हम लोग बात करें, तो अगर पूरे जेड स्कीम के बारे में डे 1 से मैं आपको बताती आ रही हूँ, NADPH एंड ATP आर द प्रोडक्ट ऑफ जेड स्कीम। और शुरू में जब आपने पढ़ा तो लाइट रिएक्शन, ये बेचारा ले तो रहा है लाइट यहाँ पे। ठीक है, शुरू में जब मैंने आपको जीरो लेवल पे बताया था तो मैंने आपको सीखा, आप लिख लीजिएगा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन जब ये सवाल उठता है कि जब सिर्फ PS1 फंक्शनल होगा, ये सेकेंड वाला पार्ट जो है, जब सिर्फ PS1 फंक्शनल होगा फिर क्या होगा? तो जब क्या होगा, सिर्फ PS1 फंक्शनल होगा वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इसी के अंदर क्या होगा? ये राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, बैठा बैठा गोल चक्कर लगाता रहेगा। तो जब ये गोल चक्कर लगाता रहेगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, और आपको नीट के एग्जाम में ना मिले तो आप देख लीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन जो है, फास्ट ईयर क्वेश्चन में भी मिलेगा, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। सवाल ये उठता है कि जो ये आप PS1 का पूरा सिस्टम देख रहे हैं, जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आपको यहाँ पे अभी अभी मैंने बोला कि सर्कुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी प्रोसेसिंग को जारी रखेगा, कंटिन्यू करेगा। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे ये कर रहा है, ये आखिर कहाँ होगा? तो इसकी स्टोरी और इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। तो ये जो फेनोमेना है वो स्ट्रोमा लैमेला या स्ट्रोमा लैमिनी में होगा। कहाँ होगा ये? स्ट्रोमा लैमेला या स्ट्रोमा लैमिली में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला या लैमिली जो है इस साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को कराने का काम करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंशन द साइट ऑफ साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, तब आपको लिखना पड़ेगा मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेला या मेम्ब्रेन ऑफ लैमिली, वहां फंस जाइएगा, स्ट्रोमा लैमेला या स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, समझ आया आपको जो मैंने शुरू से अभी तक बोला है? कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लें हम लोग, इसमें कोई Yes, दिक्कत, ma'am. जो मैंने बोला है वो और क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम तो लिए नहीं रही लिखने में, बहुत 1-2 मिनट लिख दिया तो बहुत है मेरे लिए। मेरा ज़्यादा फोकस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, है ना। ये तो एक बच्चों वाला था, फॉस्फोरिलेशन हमने यहाँ पे लिखा। अब जो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है या काम की बात है वो ये है, जब हमने इसको सीखा ही है। हाँ, एक और चीज़, 10th क्लास की अगर रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो मैं आपको शो ही कर देती हूँ। 10वीं क्लास में ना एक बॉक्स बना हुआ था आपके पास, और उस बॉक्स में आपने क्या देखा था? ATP बनता कैसे है? तो वहां पे ना दिखाया हुआ था आपको कि जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको बनाना है तो पहले ये ADP होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, जिसमें जब आप एक और फॉस्फेट जोड़ते हैं तब क्या बन जाता है? ये ATP बन जाता है। याद आया? 10th क्लास में देखा था आपने। यस सर। क्या मेरा बोलने का मतलब है? अगर आपको ATP दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ATP दिख रहा है।
थोड़ा ब्लर है बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ आपको। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम की तरह समझ लीजिए, मैं समझा रही हूँ आपको। ये एडेनिन है। क्या है ये? एडेनिन है। एडेनिन कोई बच्चा बताएगा मुझे एडेनिन क्या है? एडेनिन बताना है किसी को? मैम एडेनोसिन प्लस शुगर। नहीं नहीं, सिर्फ एडेनिन, सिर्फ एडेनिन। ओके मैम। कंफ्यूज नहीं हुई। सिर्फ अगर मैं आपको बोलूं ये सिर्फ एडेनिन क्या है, याद कीजिए। मैम न्यूक्लियोटाइड। और ध्यान दीजिए। आपके जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक है सबके सामने? Yes, यस ma'am. मैम। सबके सामने है। तो सबके सामने है तो पेज नंबर 145 पे जाइए। Yes, ma'am. अब जिस बच्चे ने टर्न किया होगा वो ऑनेस्टली मुझे बताएगा, ठीक है? अब मुझे थोड़ा उसमें देख के बताइए, क्या ये स्ट्रक्चर दिखा आपको कहीं भी? ये जिसको टिक करा यस रही मैम। हूँ, Yes, ma'am. ये कहाँ दिखा? मैम पेज नंबर दोबारा बोल दीजिए ना प्लीज। मैम नाइट्रोजन 145 पे, 145 पे, ठीक है? उस पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा? मैम नाइट्रोजनस बेस में दिखा है। यस, यस मैम। इसलिए मैंने निकलवाया। अब याद आया? मैं खुद भी बता सकती थी लेकिन मैंने आपसे थोड़ी मेहनत कराई ताकि याद रहे आपको, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर है। नाइट्रोजनस बेस है ये। क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, आपको उस पेज पे ये भी दिखेगा और आपको उस पेज पे ये भी दिखेगा, रेड कलर का राइबोज शुगर है वहाँ पे। क्या है? वहाँ नहीं है रेड कलर का, मतलब इस डायग्राम में रेड कलर का, ये आपको यहाँ पे राइबोज दिख रहा है, ठीक है? अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले में ये मार्क हटा देती हूँ। ये रहा एडेनिन। कोई दिक्कत किसी को? देखा सबने एनसीईआरटी बुक में? ऐसे भी मैंने आपको बोला है यस यस मैम। मैम। कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एनसीईआरटी बुक तो अपने पास रखिएगा ही रखिएगा। ऑनलाइन क्लास में जब आप बैठते हैं, मेरी क्लास करना, इसके साथ एक राइबोज जुड़ा, शुगर। तो एडेनिन के साथ जब हमने शुगर यहाँ पे ऐड किया तो इसमें कितना फॉस्फेट जुड़ा है? 1 और 2? किसी को 3 या 4 तो नहीं दिख रहा? एक ही है ना? No. तो ठीक है। फिर क्या किया हमने, ये जो है, अब इसमें देखिए एक और फॉस्फेट जो है हम जोड़ने जा रहे हैं। इसमें जोड़ने जा रहे हैं, ये एरो इधर की तरफ भाग रहा है। तो एक और फॉस्फेट जब हम जोड़ने जा रहे हैं तो हमने क्या किया, ये देखिए 3 हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है क्योंकि 2 फॉस्फेट है यहाँ पे। जैसे ही हमने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया इसमें, जैसे ही हमने एक और फॉस्फोरस को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो फॉस्फोरस को ऐड करने के बाद हमने क्या देखा, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो अभी अभी हमने क्या किया है, इसको जोड़ा है। और अगर आपकी बॉडी को इस एटीपी को इस्तेमाल करना है तो टूटने के बाद जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा ना, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग सारा काम करते हैं। मेरी बात समझ आई? इसी एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सारे वर्क जो है इसी के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ठीक है? मेरी बात समझ आई? एक और इससे भी सिंप्लीफाइड मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। इसको दिख रहा है मुझे? बढ़िया, मैम और चलिए। एक जी ना प्लीज, एक्चुअली ये वाला हाँ, मैं डायग्राम समझा मेरे देती हूँ। ये ना अभी तुरंत आपको एक और डायग्राम से डायग्राम तो नहीं बोल सकते, एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूला वाइज, उससे आपको और अच्छा समझ आएगा। देखिए, और ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि आप नहीं समझेंगे तो काम चल जाएगा। मैम ये वाला अकेले क्या बायो में ही नहीं, आपको साइकिल है? केमिस्ट्री में भी परेशान करेगा ये। मैम हाँ बोलिए। ये वाला क्या केल्विन साइकिल है? नहीं नहीं, केल्विन साइकिल तो दूसरी चीज है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एटीपी का फॉर्मेशन बताया है, ठीक है? मैम ये वो तो कोई, C3C4 साइकिल है, केल्विन हाँ साइकिल। वो नहीं, उसके उसके साथ इसको मतलब मैम ये वाला कंफ्यूज डायग्राम नहीं मेरे करेंगे। हाँ, बस आपको मैंने तो एक 10th क्लास की बात मैंने बताई है, ठीक है? अभी देखिए वापस से मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपने एनसीईआरटी बुक में अभी अभी देखा, ये एडेनिन है। ये आपने शुगर ऐड किया उसके साथ, और यहाँ पे देखिए आपके पास 1 फास्फोरस है, 2 फास्फोरस है। तो ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फिर हमने क्या किया है,
इसमें हमने जब एक और फॉस्फेट को ऐड किया, H3PO4 जो है फॉस्फेट बोलते हैं हम लोग इसको, जब हमने इसको एक और ऐड किया है तो ये ATP बन गया। और क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया लिंक्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको तोड़ना है। हमें क्या करना है, इसको हमें इसको तोड़ना है या जोड़ना है। अगर जोड़ना है मतलब एटीपी अगर बनाना है तो फास्फोरस जोड़िए, अगर आपको एटीपी को तोड़ना है तो फास्फोरस को तोड़ के निकालिए। इतना ही बोला है मैंने। अब क्लियर है, अब समझ आया सबको? आगे चले हम लोग। यस मैम। चलिए, ये तो 10th क्लास की बात थी, आपको याद नहीं होगा तो मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया और कोई बात नहीं है। ठीक है, रीजन ये है कि एटीपी जो है तो ये अपना केमिकल बॉन्ड अपने पास स्टोर करके रखे हुए है। आपको एनर्जी चाहिए तो एटीपी तोड़िए, आपको एनर्जी चाहिए तो एटीपी तोड़िए। एक फॉस्फेट जब रिलीज होने वाला रहेगा उससे एनर्जी लिबरेट होगी, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इतनी सी बात है बस। इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बार बार लगातार, कैसे किस तरीके से कहाँ होगा, बस यही सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्यों बोला मैंने, क्योंकि बात एटीपी की हो रही है तो मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं बता दूं आपको। एटीपी अभी जस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, तो एटीपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एटीपी कैरी एनर्जी, एटीपी कैरी एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। और कहाँ रखेगा छिपा के, इसके पास कोई स्टोर रूम थोड़ी है जो उसमें रखेगा, ये अपने बॉन्ड में ही रखेगा स्टोर करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एनर्जी को कहाँ स्टोर करने का काम करता है, अपने बॉन्ड में। बॉन्ड को तोड़िए एनर्जी लीजिए, बॉन्ड को तोड़िए एनर्जी लीजिए। और फॉस्फोरिलेशन तो हमने वैसे भी लिख के रखा है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना इसके सब कनेक्टेड है, तो मैं इतना गैप कर देती हूँ। ठीक है, कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ फिर हमने जब फॉस्फोरिलेशन देख ही लिया कि यही एटीपी जो है इसके बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। अब आपको लाइट के प्रेजेंस में बनाना है तो बोल दीजिए इसको फोटो फॉस्फोरिलेशन। और हमने क्या देखा कि ये जो आप एटीपी बना रहे हैं, ये एटीपी का बनना भी कहाँ है, तो ये भी वेट स्ट्रीम के अंदर है। तो जब दोनों फोटो सिस्टम सीरीज में वर्क करते हैं तो पहले आपने देखा PS2 होगा और देन आपने क्या देखा, PS1 होगा। तब हम इस मतलब एक सीरीज में जब PS2 PS1 दोनों को देखा जाता है तब हम उसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि तुम मुझे एक लाइन में बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जवाब दीजिएगा ना, कोई कुछ पूछेगा या बोलिएगा नहीं हमने समझा ही नहीं था, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने इतनी पढ़ाई करी है तो मुझे एक ही लाइन में बता दो पहले कि तुम खुद नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब समझते हो, तो आपको क्या बोलना है उसको, आप बोलिएगा कि जब दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं एक सीरीज में काम करते हैं, व्हेन टू फोटो सिस्टम्स वर्क इन अ सीरीज, मतलब अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ के देखेंगे, दोनों को एक साथ हम इकट्ठा करके देखेंगे, इसकी बात बोल रहे हैं हम लोग, वर्क इन अ सीरीज। फर्स्ट क्या लिखूं, PS1 या PS2, फर्स्ट क्या लिखूं मैं, PS2 Ma'am, PS2. and then PS1, उसके बाद क्या होगा, PS1 होगा। तब हम वो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अच्छा ये क्या है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। क्या है ये, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। PS1, this process is called as अब कितना सिंप्लीफाई हो गया ये तो बता दीजिएगा ना, किसी को कोई पूछे तो, यस और नो, इतना तो बता ही सकते हैं ना। कॉल्ड यस एज, मैम। हाँ नॉन साइक्लिक, फिर आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी से पूछिएगा कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, बोलेंगे अच्छा रुको एक और किताब देख के आता हूँ, है ना।
तो ये हो गया आपका नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, हो गया ये। तो ये जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, अब इसमें से हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं थोड़ा ध्यान से। ये तो डेफिनेशन हो गई बहुत, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूँ तो जब हम PS1 और PS2 को एक साथ कनेक्ट करके देखते हैं, तो इन दोनों के जो प्रोसेस सीरीज में है, तो उसका जब हम फॉर्मेट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, अल्फाबेट Z की तरह दिखता है, तो हम लोग उसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बोल देते हैं। अब इसमें एक छुपी हुई बात क्या है, जो अगर आप इस लाइन से ही, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कॉपी करके अगर आप निकालना चाहते हैं, कोई दूसरा बहुत ही हैवी पॉइंट अगर आप एग्जाम में इसको देख के बनाना चाहते हैं, तो अगली बात ये हो जाती है कि दीज टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम लोग वही लाइन आगे लिखेंगे। यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो मैं याद कराती चल रही हूँ साथ के साथ, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, हमारे लिए आसान हो रहा है, समझ आ रही मेरी बातें। चलिए, मेरी आवाज जा भी रही है, नहीं रही है, आवाज नहीं आ रही किसी की? यस मैम। हाँ तो ठीक है। ये तो ऐसे ही होता ना, आवाज आती नहीं उधर से तो पता चलता डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, तो फिर चलेगा। हाँ, बच्चे सुन रहे हैं। चलिए, ये हो गया। मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, इसके नीचे इसमें खिचड़ी बनाने क्या था। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो हम लोग इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। अब आप अपना दिमाग लगा के लिख सकते हैं, रटने की क्या जरूरत है, इतना तो आपको पता चल ही गया है। तो हमने अभी अभी लिखा कि PS1 और PS2 को एक सीरीज में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन नॉन बोलेंगे। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। हाँ, तो उसी में एक और पॉइंट तो हिडन है ना। कौन सा पॉइंट हिडन है? उसी के अंदर एक और बात छिपी हुई है कि दीज टू फोटो सिस्टम, लिख देते हैं हम लोग, दीज टू फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड, जो लिखना आपको लिखिए, आर कनेक्टेड। अब ये बन जाएगा क्वेश्चन कि which of the following phenomena is known as the linker of the PS1 and PS2। अब आपको जैसे अभी एक बच्चे ने बोला केल्विन साइकिल, अब आपको लिख दिया जाएगा केल्विन साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉस्फोरिलेशन। तब किसको टिक करेंगे? इलेक्ट्रॉन ETC। ट्रांसपोर्ट। हाँ, these two photo systems are connected to an इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप तो समझ ही रहे हैं, अब इसलिए मैंने ETC ETS लिख के काम चला लिया, क्योंकि आपको समझ आ रहा, नहीं आता तो मुझे लिखना पड़ता। अब तो याद है ना हर बच्चे को, है ना। इसके थ्रू क्या है, ये कनेक्टेड है। आगे जब हम देखते हैं इसमें, तो जो Z स्कीम को आप देख रहे हैं, तो ATP और NADPH है, दोनों के दोनों इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो का हिस्सा है। तो जो दोनों आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं, बोथ ATP and NADPH plus H plus are synthesized by Z scheme reactions। Z स्कीम लिख दीजिए, इतना ही बात है, ठीक है। चलिए, हो गया ये। आगे देखिए, जब हम लोग सिर्फ किसको देखेंगे, हम लोग सिर्फ PS1 को देखेंगे। PS1 बाद वाला है, पता ही आपको। तो वो एक साइक्लिक फ्लो या साइक्लिक मैनर जो है वहां पे शो करने का काम कर रहा है। अब एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इसके बेसिस पे, क्या
विच फोटो सिस्टम पोजेस साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, तब क्या बोलेंगे, PS1 या PS2? आंसर क्या हो जाएगा तब? मैम PS1। हाँ, तब आंसर हो जाएगा PS1। तब क्या आंसर हो जाएगा? PS1। तो यस यही क्या कर रहा है यहाँ पे, PS1 ही है जो सर्कुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग इसी के लिए एक लाइन लिख रहे हैं PS1 के लिए। किसके लिए? ये जो PS1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, वैसे भी हम दोनों को मिक्स करके या PS1 हम लोग दो को ही फोकस करके यहाँ पे चल रहे हैं। आगे जो हम लोग देखते हैं इसमें, इसी को लिख लीजिए। by observation of PS1 it can be analyzed that when only PS1 is functional, when only PS1 is functional, the electron इस सर्कुलेटेड, इसी बेचारे का फुटबॉल बना हुआ है, यही क्या करेगा, इधर से उधर ये सर्कुलेट करता रहेगा। इस सर्कुलेटेड within photo system and then phosphorylation occurs due to, जो आपको दिख रहा है मैं वही लिख रही हूँ, ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये तो वही चीजें हैं जो आपने अभी तक देखा है ना, मैंने बस वही बताया, कुछ नया मैंने इसमें नहीं लिखा आपको। आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी बार बार, क्योंकि हम यहाँ फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं PS1 के ऊपर। तो सवाल तो ये भी उठता ना कि अगर सिर्फ PS1 होगा तो PS1 होगा कहाँ? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइट ऑफ अकरेंस ऑफ, जो क्वेश्चन है आपका, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, occurrence of cyclic phosphorylation। तो ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोमा लैमेला। टोमा लैमेला भी हो सकता है, अगर आपको एक बोलना है तो लैमेला बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा बोलना है तो एक ही साथ हम लोग क्या करते हैं, लैमेली लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सही हो जाएगा।
तो यानी किसका अगर सिर्फ साइक्लिक वाला होगा तो उसका अगर साइट ऑफ अकरेंस आप देखेंगे। अच्छा, स्ट्रोमा लैमेली मतलब होता क्या है, याद है किसी बच्चे को? स्ट्रोमा लैमेली होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैम याद है? कनेक्टिंग टू थाइलाकॉइड्स। ठीक है, वेरी गुड। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एक ग्रैनम और दूसरे ग्रैनम का, ये जो ग्रैना है उनका जो लिंकर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। तो स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर क्या हो रहा है, आपका साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन वो वहां पे हो रहा है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मैम उसको मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड भी कह सकते हैं। नहीं समझे, देखिए थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली में फर्क नहीं है। ये देखिए, यस मैम वो तो है। अब देखेंगे तब मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड देखते वक्त तो हम इसको बोलेंगे, ये रहा जो आपको यहाँ पे कवरिंग दिख रही है। लेकिन अगर हम स्टोमा लैमेला बोलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो पहले मैंने इतना मार्क करके रखा हुआ है। अच्छा, ये हट भी नहीं रहा है, इसमें तो डायग्राम तो नहीं मिल जाएगा, नहीं देखेगा। अब ये रहा, जैसे मैं इन सबको हटा दूँ अब आपको समझ में आएगा। पहले से ही बहुत ज़्यादा मार्क था इसमें तो नज़र नहीं आता आपको। ये तो मैंने आपको समझा रखा है, याद भी है डायग्राम सारे बच्चे का। तो मैंने ये बोला कि यहाँ पे जब आपने इसका स्टैक 1 बाई 1 करके बनाना स्टार्ट किया, ये जो आपने बनाया, तब तो ये क्या है, ग्रैनम है। और ये ग्रैनम और ये ग्रैनम जो यहाँ पे कनेक्टेड, ये बीच वाला क्या है, ये स्टोमा लैमेली है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ये स्टोमा लैमेली सेल चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जाके ध्यान से देखिएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा गया है कि मेम्ब्रेन्स मे बी मॉडिफाइड एज, अब वहां पे आपको लिखा हो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। लैमेला मतलब होगा तो ट्यूब लाइक, बट वो एक मेम्ब्रेनस पार्ट है। कैसा पार्ट है वो, मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो स्टोमा लैमेली है, ये स्टोमा लैमेली मतलब कनेक्टर, लैमेला जो यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज स्टोमा लैमेली। तो ये साइट किसका है, ये PS1 का है। लेकिन अगर हम, जो अभी अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम इसको देखें तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन को देखें तो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन देखिएगा तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में आपको दोनों एक साथ होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, जो आप पूछ रहे हैं अभी और जो आपको बातें समझ आ रही है। तो आप ये पूछिएगा, जो रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं हाँ जो मैम कई यही साल, कंफ्यूज हो रहा था मैम। इस वाले पिक्चर में दोनों एक साथ दिखा रहा है इसमें मेम्ब्रेन ऑफ हाँ थाइलाकॉइड। हाँ देखिए ना, वही वही चीज मतलब नहीं समझे। देखिए, अगर जेड स्कीम होना है तो ये दोनों मिलके, अब हमने यहाँ पे जेड बनाया नहीं, तो अगर जेड स्कीम होना है तो ये स्टेटमेंट अभी मैं लिखने वाली हूँ आगे जाके। अगर सिर्फ साइक्लिक आपको PS1 कराना है तब आप कराइए स्टोमा लैमेली में। अगर आपको सिंगल जाना है तो आप बाइक पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना है तो आपको 4 व्हीलर से, थोड़ी बाइक पे बिठा सकते हैं सबको, 4 व्हीलर से ही जाना पड़ेगा आपको। तो अगर सिंगल सिर्फ PS1 को होना है, मतलब साइक्लिक वाला अगर आपको करना है तो आपको स्टोमा लैमेली करना पड़ेगा, ठीक है। और एक 5 स्टार क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, जो मैं लिखूंगी आगे जाके, वहां मैं लिखूंगी कि जो स्टोमा लैमेली का मेम्ब्रेन है उसमें PS2 हो ही नहीं सकता। तो इससे स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि जो साइक्लिक वाला है वो सिर्फ कितनी खिचड़ी है या नहीं। तो ये कैसे क्लियर होगा, जब मैं अलग अलग तरीके से इसको लिख देती हूँ आपके लिए। मैंने क्या बोला, मैं शुरू से रिपीट कर रही हूँ। ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है अपने आप में, सबसे आसान भी है समझने के बाद, और नहीं समझने के बाद तो इससे टफ दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैंने पहले बोला था आपको, फिर से सुनिए। अगर आपको सिर्फ PS1 साइक्लिक कराना है तो स्टोमा लैमेली पे होगा। अगर आपको PS1 PS2 दोनों कराना है तो चाहे तो आप ग्रेनम का मेम्ब्रेन बोलिए, चाहे आप थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन बोलिए, ठीक है। अगर आपको PS2 के दिमाग बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम इसको स्टोमा लैमेली पे करा सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकता। स्टोमा लैमेली का जो मेम्ब्रेन है वो PS2 उसके पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्लियर है, मैं लिख दूं इसको, इतनी बात क्लियर है। यस मैम। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप सोच भी नहीं सकते।
अच्छे अच्छे बच्चों को क्या टीचर्स तक को कंफ्यूजन होती है इसमें। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं आगे चल के। और यहाँ पे हम लोग इस पेज पे बीच में आ गया ना, इसको जैसे कंफ्यूजन हो गई। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा ना साइट ऑफ अकरेंस ऑफ साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, लिखना तो इसी पेज पे होगा ताकि आप कंफ्यूज ना करें, तीनों एक साथ लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये सेट हो गया। और देखिए मैंने क्या बोला, मैं तीनों बातें बताती हूँ आपको। मैं यहाँ इसको कर देती हूँ, यहाँ मैं नंबर डाल देती हूँ। मैंने पहली बात जो बोली नंबर 1, अगर आपसे कोई बोले कि साइट ऑफ अकरेंस ऑफ साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहाँ है, तो मतलब PS1, समझ गए ना आप। तब आप बोलिए स्ट्रोमा लैमेली, तब आप क्या बोलिए, स्ट्रोमा लैमेली। अब अगर आपसे दूसरी बात कोई पूछे कि चलो ठीक है इतना तुम समझ आया, अब ये बता दो कि साइट ऑफ बोथ PS1 एंड PS2। तो यहाँ पे आपके पास दो बातें हैं, चाहे तो आप थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लिखिए, चाहे आप क्या लिखिएगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम ग्रैना की बात करें, किसकी बात करें, ग्रैना की बात करें, तो ये हो गया मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैना, ये हो गया। और आगे बढ़े, जो मैं एक और बात आपको बोल रही थी, तो पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, और करके मैं कर देती हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमा या स्टोमा लैमेला, स्टोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक, क्या नहीं होगा इसके पास, PS2 नहीं होगा इसके पास। बस आप इतनी सी बात जो है वो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन PS1 जो है ये कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो PS2 सिर्फ इसके पास नहीं होगा, और जब PS2 नहीं होगा इसके पास, तो ऑब्वियस है कि जब PS2 नहीं होगा तो सिर्फ ये क्या करेगा, साइक्लिक ही फॉर्म में वहां पे करता रहेगा। आगे जब हम लोग इसमें बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो हम तब से इसको जंप करा रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ एक सीरीज के बारे में यहाँ बात करें, अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात करें साइक्लिक फ्लो के बारे में, तो साइक्लिक फ्लो सिर्फ क्या करेगा, एटीपी ही बना सकता है। सिर्फ क्या बना सकता है, एटीपी। देखिए इसको इस डायग्राम से समझिए। अब मुझे एक बात बताइए, इस वाले में कहीं पे आपको NADPH NADP+ लिखा हुआ दिख रहा है? नो मैम। ये No. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जेड स्कीम वाले में देखिए दिख रहा है, यस मैम। तो ये कितना बड़ा फर्क है। मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन PS1 एंड PS2, याद है आपको? तो उसमें क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को ऐड कर लेना। ड्यूरिंग द जेड स्कीम NADP is reduced into NADPH, while cyclic phosphorylation और PS1 lacks this phenomena। उसके पास ये फेनोमेना का कोई नामो निशान है नहीं यहाँ पे, है ना। तो PS1 जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो साइक्लिक फ्लो जो यहाँ पे हो रहा है, ओनली PS1 या फिर साइक्लिक फ्लो ऑफ PS1 रिजल्ट्स ओनली द सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट ऑफ NADPH+H+। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है ये सिर्फ ATP बनाएगा, NADPH नहीं बनाएगा, ठीक है। मैम तो एक लाइन NADPH का सिंथेसिस होने वो PS2 जरूर होगा ना उसमें। मतलब नहीं समझी मैं, आप बोल क्या रहे हैं, मैं ये मतलब नहीं समझी, एक बार रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं। मैम अगर PS2 नहीं होगा तो NADPH का सिंथेसिस नहीं होगा। हाँ बस बस बस, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन results only
in synthesis of ATP। इसके में आगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आप ऐसे कर लीजिए, ये तो बनाएगा बट नॉट ऑफ NADPH प्लस H+। दूसरी चीज ये है, एक चीज आपने ये भी देखा, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बोलने का क्या मतलब हुआ, PS1। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बोलने का क्या मतलब हुआ, PS1। तो एक आपने ये चीज भी तो सीखी थी कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन यानी PS1 सिर्फ तभी काम करेगा जब जो लाइट का वेवलेंथ है वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर अवेलेबल होगा एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ये लिख रही हूँ, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन दे दी छोटे छोटे आपको, तो यहाँ पे लिखिए साइक्लिक phosphorylation occurs only light of wavelength six eighty नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, No, क्वेश्चंस लिखूं मैं आज की क्लास के लिए? क्वेश्चंस लिखूं मैं? Yes, ma'am. चलिए, पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ splitting of water during जेड स्क्रीन। बोलने का क्या मतलब है, आपने जो अभी भी बुक में डायग्राम देखा कि पानी टूटा, मतलब H2O जब टूट रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपको लिख देना है रिएक्शन के फॉर्म में बस, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, mention the source of electron in Z stream। अब क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ, which photo system is absent
इन स्टोमा लैमेली मेम्ब्रेन। आप क्या लिखेंगे आंसर इसका? PS2. हाँ ठीक है, वेरी गुड। देन फोर्थ क्वेश्चन, mention the product of cyclic phosphorylation। आप क्या लिखेंगे? ATP, ओनली ATP, नॉट NADPH, ओनली ATP हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट लिखेंगे रिप्रेजेंट, जैसा है एज इट इज वैसे बना लेंगे। इसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। रिप्रेजेंट साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। देन लिखेंगे यहाँ पर which process connects PS1 and PS2। अब क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Yes. अब मेरी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे ETS और ETC। मेंशन द साइट्स ऑफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाद में भूल सकते हैं तो जो 1 वर्ड आंसर्स है वो कर लेंगे साथ के साथ। मेंशन द साइट्स ऑफ ATP सिंथेसिस। तो मैंने आपको बताया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। लिख लेंगे आंसर इसका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देन मैं दे रही हूँ जो मैंने आपको बोला है, राइट अ नोट ऑन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एक में तो बस मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था आपको। राइट अ नोट ऑन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग ब्लड स्कीम। नेक्स्ट लिखिए, रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस पे नोट ही लिखना है, मतलब पूरा रिप्रेजेंटेशन वाला तो पहले ही क्वेश्चन है। देन लिखिए, ये मैंने कई बार आपको दे रखा है। एक मैंने आपको क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का प्रोडक्ट क्या है, इस वजह से मुझे देना पड़ रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो एक ही जगह दोनों क्वेश्चन आपको दिखे। मैं यहाँ पे दे रही मेंशन द प्रोडक्ट ऑफ ब्लड स्कीम। अब दोनों का नाम लिखेंगे, NADPH भी लिखेंगे और ATP भी लिखेंगे। एक में आपने सिर्फ ATP लिखा था। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, mention the